हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे शार्क टैंक के सीजन 2 के 16th एपिसोड के बारे में। क्या हुआ उसके अंदर, कौन सी स्टार्टअप्स आई, उनसे क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल बातें हुई है यहाँ पे, तो डिटेल से सब कुछ समझने की कोशिश करना। तो जो सबसे पहली कंपनी आई थी उनका नाम था वीएस मनी एंड कंपनी। तो बेसिकली ये फिल्टर कॉफी बेचते हैं, 3 फाउंडर्स इसको चला रहे हैं। फिल्टर कॉफी के साथ में साउथ इंडियन स्नैक्स भी बेचते हैं। अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं, मार्केट प्लेस पे काम करते हैं, क्विक कॉमर्स पे काम करते हैं और सुपर मार्केट्स पे काम करते हैं। अभी के टाइम पे इनका जो बिजनेस है वो मेजरली ऑनलाइन पे है, थोड़ा सा ऑफलाइन के ऊपर है, पर इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मन है वो है अपना बिजनेस मेजरली ऑफलाइन लेके जाना, क्योंकि इनको लगता है वहां पे नंबर्स क्रिएट हो सकते हैं। जो इनकी आस थी वो थी 40 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर, 60 लाख रुपए की। और बात ये थी, अनुपम ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा था प्रीवियस राउंड के अंदर, और एंजल्स बेसिकली इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे जिसमें अनुपम भी थे। तो अनुपम यहाँ से चले जाते हैं और अनुपम बाहर से बैठ के पिच देखते हैं। इनकी जो प्रोजेक्टेड सेल्स के बारे में पूछा गया वो 7.5 करोड़ की प्रोजेक्टेड सेल्स थी इनकी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, 63 लाख की सेल के ऊपर इन्होंने 25 लाख रुपए का बर्न किया था। मतलब इस लेवल के ऊपर लॉस के ऊपर ये ऑपरेट कर रहे थे। लास्ट राउंड इन्होंने मार्च 2022 के अंदर ही रेस किया था 15 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर, जिसके अनुपम भी एक पार्ट थे। और अगर इनके स्प्लिट की बात करके चले यूनिट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉक्स इनका 25 लाख रुपीस का आता है 85 लाख रुपये। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है, बाकी ओवरहेड जोड़ जोड़ के इतना ज्यादा बढ़ जाता है प्रोडक्ट का प्राइस। एक चीज जो अच्छी थी वो ये थी, इनके 30% कस्टमर्स हैं जो कि रिपीट आ रहे हैं। नंबर थोड़ा कम था, ये बढ़ सकता है 30% भी, फिर भी ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। फाइनली अगर डील देखी जाए तो 19 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर डील क्लोज हुई। नमिता ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, और नमिता इन्वेस्ट करने का मतलब साथ में डेट भी आएगा। तो नमिता ने 19 लाख रुपीस 1% इक्विटी के ऊपर दिया, साथ में उन्होंने 41 लाख रुपीस दिया डेट के अंदर, जहां पे 10% इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। नमिता बहुत ज्यादा लोन दे रही है अगर ऐसा देखा जाए तो, पूरे शार्क टैंक के अंदर ऐसा हो रहा है इस बार। अब कहानी ये थी कि भाई इस टाइम पे इनके पास में ज्यादा ऑफर्स नहीं थे। अनुपम आए, अनुपम ने बोला डील तो हो गई, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपने पिच अच्छी नहीं दी, आप पिच अच्छी दे सकते थे। तो बेसिकली हमेशा इनसे बात करी गई, आपका बर्न बहुत ज्यादा है, आपका बर्न बहुत ज्यादा है। और इनके रेवेन्यू के बारे में बताया गया, इनका रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं था, तो आप इतना ज्यादा वैल्यूएशन कैसे मांग रहे हैं। उन्होंने कहा आप ये बोल सकते थे कि आपका प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन, मतलब जो रेवेन्यू है वो कितना है। अभी इस साल का तो ठीक है, पर अगले साल इनका 25 करोड़ का प्रोजेक्टेड था। 25 करोड़ का प्रोजेक्टेड था, उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन ज़्यादा ले सकते थे, क्योंकि ये ऑफलाइन के अंदर काम करने का जो प्लान कर रहे थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस कंपनी को, रिलेटिवली न्यू कंपनी थी। तो मेरे हिसाब से पिच में प्रॉब्लम थी, पिच और अच्छी मारी जा सकती थी, और ऐसा अनुपम को भी लगा कि अगर करते तो क्या पता अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती। अगली जो स्टार्टअप है उसका नाम था सीपल। मुझे पर्सनली ऐसा लगा ये तो मेरे वाला आइडिया था। कई बार जब मैं अपनी स्कूटी में घूमता था, बारिश हो रही होती तो मैं बहुत परेशान होता था, यार कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या आपने कभी स्कूटी या बाइक के ऊपर छतरी लेके चलाया है? मैंने चलाया है। तो थोड़ी स्पीड पे चला तो सही है, वरना वो छतरी उल्टी हो जाती थी। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो ये जब उन्होंने किया ना, मैंने कहा हाँ भाई ये चीज़ सही है। और उन्होंने इसको एरोडायनेमिकली भी अच्छा बनाया, जहाँ पे अगर आप हाई स्पीड के ऊपर भी चल रहे हो तो भी छतरी उल्टी नहीं होगी, बारिश से आप बचते रहोगे। तो इनका कहना था इनके प्रोडक्ट्स को 25 स्टेट्स के अंदर यूज किया जाता है। यूके, यूएस, मिडल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज में भी इन्होंने इसको शिफ्ट किया है। जो इनकी वैल्यूएशन थी वो थी 50 करोड़ वैल्यूएशन पे, इन्होंने 50 लाख रुपए मांगे थे। तो अगर मैं बात करके चलूँ, मुझे कंपनी ठीक लग रही थी। रेवेन्यू के लिए मैं इंटरेस्टेड था, एक बार नंबर्स देखे जाए तभी होगा। इन्होंने जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताया तो वो बताया इन्होंने 10,000 रुपये। सारे शार्क्स ऐसे होगा, 10,000 रुपये। मुझे ऐसा लगने लग गया, मतलब शार्क टैंक देख के, यार ये मतलब मैं इनको मान रहा हूँ सुपर अल्ट्रा रिच लोग, ये बहुत अमीर है ना, तो इनके लिए 10,000 रुपये इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। मेरे जैसों को तो नहीं लग रहा। आप बताओ मुझे कि आपको ये प्रोडक्ट में 10,000 रुपये में कोई दिक्कत लग रही है? अगर मैं स्कूटी वूटी चलाता हूँ, टू व्हीलर चलाता हूँ और धूप से भी बचना चाहता हूँ, तो उसके लिए अगर ये मेरे पास शेड लग रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो पर्सनली नहीं है, शायद मेरे पास पैसा है और मैं खर्च करने के लिए तैयार होता हूँ इसलिए। पर मुझे आप बताओ, अगर आप टू व्हीलर चलाते हो, क्या आप इसको यूज़ करोगे या नहीं करोगे? अमन का वैलिड पॉइंट था, अमन का ये कहना था कि इस प्रोडक्ट में टशन नहीं है। लोग बाइक चलाते हैं टशन के लिए, इसमें वो टशन नहीं आएगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है, टशन नहीं आएगा। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बाइक सिर्फ टशन के लिए नहीं चलाते, बहुत सारे लोग नॉर्मल यूजेस के लिए भी चलाते हैं। वही फाउंडर्स ने भी बोला। अगर इनकी सेल्स की बात करके चले तो 1000 यूनिट्स अभी तक ये बेच चुके थे, जहां पे लास्ट मंथ इन्होंने 160 यूनिट बेची थी। तो देखा जाए नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बड़ा नहीं था,
पर अगर ग्रोथ की बात करके चले तो मंथली सेल्स अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी। अगर इनके ग्रॉस मार्जिन की बात करके चले तो 37% का इनका ग्रॉस मार्जिन था। अगेन मुझे ठीक लगा। इसके ऊपर नमिता का मुंह बन गया, उनका कहा भाई नहीं ये तो बेकार है, पर मुझे नहीं लगा उसमें कोई प्रॉब्लम थी। अब अगर मैं शार्क्स की एडवाइसेस की बात करके चलूँ तो शार्क्स ने एडवाइसेस ये दी कि आप गलत मार्केट में उतर रहे हो, कल को OEMs इसको बनाने लग जाएंगे। बेसिकली ये एक हार्डवेयर भी बेच रहे थे, सॉफ्टवेयर भी बेच रहे थे। सॉफ्टवेयर मतलब आप अपनी बाइक के आगे लगा लो और उसके अंदर वो ऐप खोल लो, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। उन्होंने कहा कि ये तो कल को जितनी भी ईवी गाड़ी आ रही है वो सारी की सारी अपने अंदर निकाली देगी, तो तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल वैलिड चीज़ थी, पर ये उनकी साथ में काम करेगा, इनकी फंक्शनैलिटी के साथ में, उसकी वजह से चेंज ला सकता है। साथ में उनका कहना था ये जो उन्होंने फीचर बनाया है ये OEMs भी कॉपी मार लेगी, जो बारिश से बचाने वाला है। पर इसके ऊपर पीयूष ने एक क्वेश्चन पूछा जब सब आउट हो चुके तब, कि आपने पेटेंट ले रखा है? उन्होंने हाँ पेटेंट ग्रांटेड है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ थी, कोई कॉपी नहीं कर सकता इसको। इनका आइडिया जो है वो इनका आइडिया है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा था इसको ढंग से। तो अगर प्रीवियस राउंड की बात करके चले तो उन्होंने 2.2 करोड़ रुपीस रेस करे थे $3 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब ये $3 मिलियन जब बोलते हैं ना तो समझ लेना ये जो इन्वेस्टर्स है बाहर वाले इन्वेस्टर हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना 20 करोड़ की 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिया, वो इंडियन हो सकते हैं, या फिर जो ऊपर नीचे नंबर देते हैं 22.7 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिया, तो ऐसा कुछ बोलता है तो इसका मतलब वो बाहर के इन्वेस्टर से लेके बैठा है। और ये आइडिया ग्लोबल प्रोडक्ट बन सकता है अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शायद मेरे हिसाब से वो समझ पाए इस चीज़ को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तभी मुझे लगा कि पीयूष इसमें इंटरेस्टेड थे, वो यहाँ पे वैल्यू समझ पाए कि ये बिजनेस बड़ा बनेगा और पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर। बाकी शार्क्स को समझ में नहीं आया, कहते भाई बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। पर पीयूष को समझ में आया। एंड तक वो मना कर रहे थे पीयूष को कि बेकार बिजनेस है, तो पैसे खराब कर रहा है। एंड तक उनका मुंह बना पड़ा था, पर मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑफर दिया और अच्छा डील हुआ। एट लास्ट 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 50 लाख रुपया रेस किया गया। तो इन पिच के अंदर एक और बारे में बात करी गई थी, एंटी डिल्यूशन क्लॉज। तो जब अनुपम ने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था तो उसको जब ऑफर अनुपम वाली वैल्यूएशन से कम का मिला, उन्होंने कहा एक्सेप्ट नहीं करेंगे वरना एंटी डिल्यूशन क्लॉज लग जाएगा। अभी क्या होता है, मैं बोल रहा था ना डाउन राउंड डाउन राउंड डाउन राउंड डाउन राउंड सबसे खतरनाक चीज होती है। आज के टाइम पे मेरी कंपनी की 50 करोड़ की वैल्यूएशन है। अब मैंने 50 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर मान के चलते हैं 20% अपने शेयर्स दे दिए, ठीक है, मतलब मेरे पास में 10 करोड़ रुपए आ गए और मेरे 20% चले गए। पर कल को मेरे को डाउन राउंड करना पड़ा 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगर 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर किया तो उन बेचारों ने जिससे उन्होंने मेरे को 10 करोड़ रुपए दिए थे उसकी वैल्यू तो 5 करोड़ हो गई ना। तो उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, एंटी डिल्यूशन क्लॉज लगेगा, हमारी वैल्यू इरोड नहीं हो सकती, ये रूल है, या वो इतने % ही इरोड हो सकती है, ये रूल है। तो मान के चलते उन्होंने कहा हमारी वैल्यू इरोड नहीं हो सकती। तो अगला राउंड जो हमने रेस किया वो 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर रेस किया, ठीक है। अब 25 करोड़ की अगर हमने वैल्यूएशन के ऊपर रेस किया, उनके 10 करोड़ के यहाँ पे हिसाब से उनके पास में कितने % शेयर्स बनते हैं, यहाँ पे उनकी जो वैल्यूएशन थी वो एक तरह से आधी हो गई। पर जो मैंने राउंड रेस किया ना वहां पे अब मैं उस राउंड की वैल्यूएशन के ऊपर उनकी वैल्यू भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं उनको 5 करोड़ के शेयर्स और दूंगा। 25 करोड़ की भी मेरी वैल्यूएशन है ना, तो मैं 25 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर मेरे पास जो भी शेयर बने मैं वो भी दूंगा उनको, ताकि उनके पास में 10 करोड़ की ही शेयर वैल्यू रहे। दिस इज एंटी डिल्यूशन क्लॉज। आज के टाइम पे स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर होने वाला है। अभी मैं बात बता रहा हूँ आपको, आज से 6 महीने के बाद अब तुम सुनोगे कि इस कंपनी का डाउन राउंड हुआ, इस कंपनी का डाउन राउंड हुआ। अब समझ जाओ डाउन राउंड कितना नुकसानदायक हो सकता है कंपनी के लिए। तीसरी कंपनी थी, उनका नाम था सोलिना। सोलिना बेसिकली सीवेज सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी जहां पे सेप्टिक टैंक्स को एक क्लीन करने के काम आती थी। जो इनकी आस थी वो थी 45 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 90 लाख रुपीस की। लास्ट राउंड उन्होंने 26 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर रेज भी किया हुआ था। इनका जो प्रोडक्ट था वो बड़े लोगों के लिए था, मतलब बेसिकली आप हाउस होल्ड के लिए ले सकते, एक सोसाइटी ले सकती है अपने सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए। प्लस यहाँ पे शार्क्स ने एक बहुत बड़ी एडवाइस दी। उन्होंने बोला कि आपका जो बिजनेस है इस बिजनेस के अंदर आपको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा लोग इसको ले पाए। अगर कोई गांव को खरीदना है आपका प्रोडक्ट तो वो खरीद पाए, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है, आपको प्राइस कम करना पड़ेगा या फिर EMI ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। पर आपका जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलेगा तो आपको खुद से ही लोन देना पड़ेगा। अगर इनकी प्रोजेक्टेड सेल्स की बात करके चले 2022-23 की 5 करोड़ पहुंचेगी, जिस हिसाब से इनका रन रेट चल रहा है।
ग्रॉस मार्जिन 60% का था इनका। और इनके बिजनेस का एक दूसरा पार्ट भी था जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दो पार्ट थे, एक जगह पे हार्डवेयर दे रहे हैं, एक जगह पे सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस वाले के अंदर इनका 55 से 60% का था। इन्होंने कहा ग्लोबल मार्केट $6 बिलियन की है। मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि देखो हमारा टैम $6 बिलियन तक का है। अगर हम इस टैम का 6% ही कैप्चर करते हैं, 10% कैप्चर करते हैं, तो हमारी कंपनी $600 मिलियन तक पहुंच सकती है। और इनसे पूछा गया कि आपका क्लोज कॉम्पिटिटर कौन है इंडिया के अंदर और उसका रेवेन्यू कितना है। इन्होंने बोला 200 से 500 करोड़ होगा। तो बेसिकली अपसाइड बहुत ज्यादा थी इस बिजनेस के अंदर। तो इनके पास में दो ऑफर थे, एक अमित और नमिता का ऑफर था 26 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर, जिसके अंदर डेट भी इंक्लूडेड था। दूसरा अनुपम और पीयूष का ऑफर था 26.9 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर, जिसमें डेट इंक्लूडेड नहीं था। और फाइनली अगर हम बात करके चले, थोड़ा सा नेगोशिएशन करने के बाद में 30 करोड़ वैल्यूएशन के ऊपर डील फाइनल हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जो पीयूष है ना, उनकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग करने की बहुत अच्छी है। उनको पता है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा कितना बन सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो उन्होंने यहाँ पे भी इसलिए ही इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। शार्क टैंक की इस एपिसोड के अंदर लड़ाई झगड़े भी हुए और वही ऐसा लग रहा था प्री प्लान्ड है। आप बताओ, ये आपसे पूछता हूँ मैं, क्या आपको लगता है शार्क टैंक स्क्रिप्टेड होता है? उसमें बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, ऑल्दो नहीं होती है, पर मुझे लगता है कुछ 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 चीज़ें लड़ी जाती है। ऐसा लड़ रहे थे यार, ये इतने बड़े बड़े लोग थे और ये ऐसे लड़ रहे थे कि मैंने 4 कंपनी बनाई, तूने कंपनी नहीं बनाई, तेरे पास कंपनी में कुछ नाम नहीं है, मेरे पास। भाई क्या चल रहा है ये? तुम बहुत बड़े लोग हो। अगर मैं अनुपम की बात करके चलूं तो वो कोई नए अमीर हुए बंदे नहीं है, वो बहुत टाइम से अमीर है। उनकी कंपनी का शायद 2009 के अंदर आईपीओ आ रहा था, तब से वो इतने बड़े बन चुके हैं, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनका पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे को फील सी आई कि स्क्रिप्टेड था। क्या आपको लगा कल का एपिसोड स्क्रिप्टेड था? क्योंकि हम एडिटिंग वाले हैं ना, तो हम कट्स भी पहचान लेते हैं। तो मुझे कट्स भी बहुत ज़्यादा अब्रप्ट लग रहे थे, बीच में वॉइस ओवर भी करी गई थी, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ किया गया है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक करो और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो देखो, मैं बीच में बहुत सारी लर्निंग देता रहता हूँ, बहुत सारे लर्निंग टॉपिक्स बताता रहता हूँ। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।